हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशरी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं साहित्यिक हिंदी। जी हां भैया, कला वाले ना बच्चे बहुत परेशान थे। साइंस के साथ साथ कला वालों का भी तो आर्ट चलना चाहिए। आर्ट वालों की भी क्लास बिल्कुल चलेगी। और ये है सर महाभारत बैच। जी हाँ, महाभारत बैच में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं बिल्कुल एकदम जुड़े हैं। लेकिन हजारों बच्चों ने महाभारत बैच को ज्वाइन किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए तो महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप डेमो क्लास देख लीजिए कि महाभारत बैच में आर्ट वालों का किस प्रकार से क्लासेस होती है, कैसे मैं पेपर दे रहा हूं। भैया आपको हम पूरा 7 सेट सर देने वाले हैं। 7 सेट, जी हाँ, ये साहित्यिक हिंदी का 7 सेट दूंगा। सर इतने में काम हो जाएगा, परेशान नहीं होना सर चाहिए आपको। उतने में आपका जीवन परिचय हो जाएगा, आपका कवि का, लेखक का, सबका सब कुछ हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है सर। पत्र लेखन, निबंध लेखन, सारा चीज हम आपको सर दे देंगे। ये महाभारत बैच की डेमो क्लास यूट्यूब पे भी आपको मिल जा रही है। बाकी महाभारत बैच में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी डिमांड थी हमारी सर साहित्यिक हिंदी और समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ठीक है ना। जितने भी आपके हैं वो धीरे धीरे आपका हम कंप्लीट करवा देंगे। आप चिंता मत करिए, हम लोग काम कर रहे हैं लगातार उस पे। तो महाभारत बैच से नहीं जुड़े हैं तो जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब वाले जितने छात्र छात्राएं हैं, आपको वहां पे पेपर, वो पेपर जो सर बोर्ड में छपेगा और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, सभी एक तरफ से। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सीएम गारंटी दे रहा है कि आपका इंग्लिश का पेपर सर 12 मार्च के दिन है। आप 10 मार्च के दिन जो हम वहां पे सेट पेपर दिए इंग्लिश का, मात्र वही पढ़ के रट के चले जाइए सर, आपका हो जाएगा काम। सर ये महाभारत बैच है, मात्र 101 रुपए में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारी चीज मिलेंगी, बट महाभारत बैच में ना आपको पीडीएफ वूडीएफ मिल जाएगा बढ़िया एकदम सेट। सारा चीज सेट रहेगा, केवल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, महाभारत बैच ज्वाइन करिए। तो हमारा 301 डी है, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 33 नंबर पास होने चाहिए। साहित्यिक हिंदी वालों का है, आर्ट वालों के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर खंड क की। किसकी बात करेंगे, खंड क की। खंड क में पहला आपका बहुविकल्पी रहेगा, ठीक है ना। क्या यहाँ पे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है सर, राजा भोज का सपना। अच्छा, मैंने आप रेडी इसलिए किया ताकि आप महाभारत बैच में जो पीडीएफ है आप आसानी से खोल के पढ़ लें, ठीक है ना। नहीं सर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है सर, ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो है सर भारतेंदु युग के लेखक हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो यह एक आत्मकथा है। मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है, यह एक आत्मकथा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक है सर विष्णु प्रभाकर जी जो है वो आवारा मसीहा के क्या है सर, लेखक है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है सर, परीक्षा गुरु जो है सर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा सर, परीक्षा गुरु है। उसके बाद यहाँ पे सर दूसरे का क क्या है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह काव्य पंक्ति किसकी है सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है सर, एकदम पेपर बोर्ड में छपने वाले हैं, ध्यान देना। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है सर, यह छायावाद की रचना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह सर किस युग की रचना है सर, छायावाद युग की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, वैदेही वनवास रचना है सर, वैदेही वनवास किसकी रचना है सर, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरियोध जी की वैदेही वनवास क्या है सर, प्रमुख रचनाओं में से एक है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था सर, बाला बोधनी का। किसका सर, बाल बोधनी कह सकते हैं, किसका सर, बाल बोधनी का किया था, बाल बोधनी का किया था। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था सर, बाल बोधनी का किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, गंगा लहरी के रचनाकार हैं सर जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा लहरी के क्या है सर जी, रचनाकार है। उसके बाद साहित्यिक हिंदी में आपका आएगा सर गद्यांश। क्या आएगा, गद्यांश। सर गद्यांश जो आएगा सर 10 नंबर का गद्यांश आने वाला है, देख सकते हैं गद्यांश क्या सर यहाँ पे, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के वेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की क्या होगी सर, सर्वोत्तम ज्योत है, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है,
कि सर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सर ये कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नरसिंह होम में शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा। रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं रहता, आपको मैं बता दूं, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है आप पेपर में सेम टू सेम उतार देना, 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे 2 नंबर मिलने वाला है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा आपको दिमाग की टेंशन नहीं पालना है। स्मार्ट तरीके से काम करो, हार्ड वर्क की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो इसको स्किप कर सकते हैं ना, रेखांकित वाला स्किप कर दे, कोई दिक्कत। बाकी महाभारत वैसे में इसका पीडीएफ है ही, आप पढ़ लेना, देख लेना, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? सर आंसर ढूंढ कर करेंगे। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? ध्यान देना यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है? पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कौन सर जी? कौन? देखिए लक्ष्य, देखिए जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की और अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, और यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। यानी कि आप यहां से उठाइए और यहां तक छाप दीजिए, आपको सर 2 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा बना के लिख देंगे, बना के क्या लिख देंगे कि सर जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवानिरत और अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की ज्योति विश्व की क्या है सर? सर्वोत्तम ज्योति है। क्या सर? विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? लेखक के लिए सर कौन सा अनुभव चमत्कारी है? इसका आंसर देना है। तो लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? तो यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक क्या है? उत्फुल्ल और क्या है? मुस्कानमयी है। और यही क्या है? अनुभव चमत्कारी है। किसके लिए सर जी? लेखक के लिए। किसके लिए सर जी? लेखक के लिए। यानी लिख सकते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ की जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक क्या है? उत्फुल्ल और क्या है? मुस्कानमयी है। चीजों को करे जाए एकदम सिंपल से देखना है, करना है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या देखिएगा, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों का अर्थ लिखिए। तो जागरूक का अर्थ क्या होता है? सचेत होना या जागृत होना होता है। और लक्ष्यदर्शी का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट लक्ष्य रखना होता है। क्या होता है? स्पष्ट लक्ष्य रखना होता है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो पेपर में करेजा अथवा में करके दूसरा चाचा दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दिया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? पुत्र है। यानी माता भूमि, भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, यानी कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न हृदय में होते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहाँ से लिया गया है? भैया राष्ट्र यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहा है, तो आप सीधा बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक जो है भैया वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। ये जो दिखाई दे रहा है जिसके नीचे आपको लाइन खिंचा है ना, सेम टू सेम उतार देना या फिर इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। रेखांकित अंश की क्या हो जाता है सर? व्याख्या हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं और इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में क्या है सर? पृथ्वी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है कि राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? कि राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? इसमें ढूंढो इसके आंसर। कि राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का क्या है सर? दूसरा अंग है। क्या है? राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का क्या है सर? दूसरा अंग है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। देखिए पृथ्वी हो
और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर? असंभव है। राष्ट्र की कल्पना क्या है सर जी? असंभव है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर? असंभव है। क्या है? असंभव है। राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? ढूंढो इसमें। राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता कुंजी का क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी है। जो अनुभव है यही क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी है। तो आप लिख देंगे कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, और इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की क्या है सर? कुंजी है। बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपका आएगा पद्यांश। सर 10 नंबर का ना साहित्यिक हिंदी का सर पद्यांश भी आता है। मैं तो कहूंगा कर जो महाभारत बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है यूट्यूब पे तो सर पढ़ा रहे हैं, बट महाभारत बैच में क्या पता है, इसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा। वहां पे क्या मिल जाएगा? पीडीएफ। और अन्य जो विषय है आपके, जैसे मान लीजिए कौन कौन से विषय है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे आपका सर जी अर्थशास्त्र है, और कौन सा विषय है? और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं सब नोट करके। जैसे नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, और कौन सा है आपका? इतिहास है, और कौन सा है? समाज शास्त्र है, और कौन सा है? संस्कृत नहीं, संस्कृत नहीं आ पाएगा बट पेपर दे देंगे। और गृह विज्ञान और भूगोल। ये सब जितने भी सर पेपर हैं आपको मिल जाएंगे कहाँ पर सर? महाभारत बैच में। जो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच ज्वाइन कर लो ना यार, दिक्कत क्या है? ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर? पद्यांश। पद्यांश शरीक करते हैं। क्या है पद्यांश? पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। सबसे पहले यहाँ पे क्या है सर जी? सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो लिखेंगे कविता का शीर्षक पवन दूतिका है और रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आज जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि राधा पवन से कह रही है कि हे पवन, तू मेरे प्रीतम के पास चली जाओ और मेरे प्रीतम के कमलवत चरणों को छू कर मेरे पास चली आओ। तब विरह से मात्र पाए मैं तुझी अपने हृदय को लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत सर यहाँ तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो कमल पग में रूपक अलंकार है। नायिका किसके और क्या विनती कर रही है? नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? नायिका पवन से विनती कर रही है कि तुम मेरे प्रीतम के पास चली जाओ और प्यार से उनके कमल रूपी चरण छूकर मेरे पास चली आओ। उसके बाद अगला यहाँ पे, नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने को कह रही है? तो नायिका पवन को अपने प्रीतम के कमल रूपी चरण को छूकर आने को क्या बोल रही हैं? कह रही हैं। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कहा मुनि ने नभ धरणी, धरणी बीच बना जीवन रहस्य, निरुपाय एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घर तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। कविता का शीर्षक श्रद्धा मनु है और रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, क्या करेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या सर कहां से कहां तक करने वाले हैं? यहां से यहां तक करेंगे। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसी को लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे मनु कह रहे हैं कि मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसे दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना क्या कर रही हो? उत्पन्न कर रही हो। मनु किसके अपने जीवन के विषय में बता रही है? मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे मनु श्रद्धा से अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। अगला है, मनु अपने आप को क्या असहाय महसूस करते हैं? तो पृथ्वी और आकाश के मध्य मनु अकेले हैं, धरती पर अपने आप वे असहाय असहाय क्या करे सर? महसूस कर रहे हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे ध्यान देना, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ बताइए। तो तिमिर का अर्थ अंधकार होता है
और चपला का अर्थ क्या होता है सर? बिजली होता है। क्या होता है? बिजली होता है। क्या होता है? बिजली होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 5 का क। क्या है सर जी? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर करना है। क्या भैया? जैनेन्द्र कुमार है, फिर कौन है यहाँ पे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय। क्या लिखेंगे? हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज नामक कस्बे में 1905 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके माता तथा मामा और माता ने किया। इनकी शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई और यही इनका नामकरण भी हुआ। इनके घर का नाम आनंदी लाल था और 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से क्या किया? उत्तीर्ण किया, यानी कि पास किया। फिर आगे लिखेंगे और और इनकी उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और 1921 में ईस्वी में इन्होंने छोड़कर कांग्रेस के असहयोग भाग। इसके पश्चात मतलब इसके माता से प्रेरणा पाकर वे व्यापार करने लगे और व्यापार में लाभ होने पर ये उसमें अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। मतलब कि व्यापार में लाभ होने पर भी ये उसमें अधिक दिन तक टिक नहीं सके। फिर पत्रकारिता की ओर झुके, किंतु इन्हें उसी समय जेल जाना पड़ा क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जेल में इन्होंने स्वाध्याय से साहित्य सृजन का कार्य प्रारंभ किया। और इनकी पहली कहानी क्या थी भैया? खेल विशाल भारत में 1928 में क्या हुई सर? प्रकाशित हुई। तभी से ये निरंतर साहित्य सृजन में संलग्न थे और इन्होंने परख उपन्यास पर अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और 1988 ईस्वी में इनका क्या हो गया सर? देहांत हो गया। बोले तो इनकी सर मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? नोट कर लीजिए। जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि से हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी सर इनकी प्रमुख रचनाएं? जैसे उपन्यास है, कौन कौन सा उपन्यास है? परख है, सुनीता है, त्याग पत्र है, कल्याणी है, विवर्त है, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन है, मुक्तिबोध इत्यादि हैं। इनकी कहानियां कौन कौन सी? जैसे फांसी है, जलसंधि है, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात जो दो चिड़िया, पाजेब, ठीक है ना। और इनके संस्मरण ये और वे थे। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पुर्योदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। और इनकी अनुदित साहित्य है जैसे कि मंदालिनी जो कि नाटक है, पाप और प्रकाश जो कि नाटक है, प्रेम में भगवान जो कि एक कहानी संग्रह है। तो इत्यादि इनके क्या सर जी? प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद अगला आपका पेपर में आएगा 5 नंबर का। क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अगर आप सामान्य हिंदी लिए होते, साइंस वाले होते, तो आपका आता सर साहित्यिक परिचय। आर्ट में क्या आता है? जीवन परिचय। आर्ट में क्या लिखने के लिए आता है? जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ध्यान देना। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है भैया, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मैथिली शरणगुप्त हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्या लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। क्या लिखेंगे इसमें? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म 1805 ईस्वी में काशी की एक धान धनान्य धनान्य लिखेंगे, यानी कि बहुत ही धनी वैश्य कुल में हुआ था। इनके पिता यानी कि आपके पिता का नाम बाजू गोपाल चंद्र था। और जब भारतेंदु जी 9 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का क्या हो गया? देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। किंतु 5 वर्ष की अल्पावस्था में ही जब हरिश्चंद्र ने एक दोहा बनाकर पिता को दिखाया, तभी काव्य प्रेमी पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु तू बड़ा होकर मतलब आशीर्वाद दिया कि तू बड़ा होकर कवि बनेगा। फिर आगे पिता के न होने से वे स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह प्राप्त न कर पाए, किंतु इन्होंने पिता की प्रतिभा इन्हें विरासत में प्राप्त हुई और अपनी साधना से इन्होंने उस प्रतिभा को और अधिक विकसित किया। राजा शिव प्रसाद द्वारा इन्होंने यानी आपने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और स्वाध्याय से मराठी, गुजराती, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतेंदु स्वभाव से बहुत ही उदार थे, यानी कि इनका जो सब स्वभाव था बहुत ही अच्छा था। इन्होंने सन 1857 का गदर देखा था, बस वही से हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हृदय में भटक
भड़क उठी थी, यानी जो गदर मूवी थी उन्होंने देखा था, ठीक है, 1857 में। भाई जो भी थी गदर हमें नहीं पता। अगला क्या है यहाँ पे, इनकी रचनाएं जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता आदि इनकी सभी प्रकार रचनाएं हैं, जैसे काव्य, कृष्ण चरित्र, रस रास लीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, बोधनी आदि अन्यंत अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके नाटक कौन कौन से, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति इत्यादि इनकी क्या सर जी नाटक है। इनके सन निबंध आख्यान कौन कौन से, जैसे कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा और लीलावती इत्यादि इनकी सर क्या है निबंध है, ठीक। उसके बाद छठा जो प्रश्न आएगा आपका पेपर में क्या आएगा देखिएगा, कहानी तत्व के आधार पर लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में लिखना है, अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में क्या देना है आंसर देना है। तो हम लोग करेंगे खून का रिश्ता, क्या करेंगे सर, खून का रिश्ता करेंगे आज। खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य, हेडिंग डालिए, लिखे लिखिए इसमें, साहनी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज यानी सामाजिक कोड का उन्मूलन करने का डिंडिम घोष किया है, ठीक ना, डिमडिम घोष किया है, और कहानी के शीर्षक की महत्ता के आधार पर मानवता, सामाजिकता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ बनाना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, सहृदयता, मत्तत्व और समता भाव संचारित करना है। इस कहानी में प्रमुख नारी पात्र वीरजी की मां ने उसकी खुशी के सम्मुख यानी उसकी खुशी के सामने अपने समस्त आदर्शों तथा प्रलोभन का परित्याग किया है। मात्र खून के रिश्ते की बहुमूल्य कीमत के लिए कहानी का यह परित्यागपूर्ण समापन पाठक को चकित कर देने वाला है, दैट्स ऑल। उसके बाद अगला पेपर में आएगा सर स्वपठित खंड काव्य, तो यह आपके अपने जिले के अनुसार करना है, तो महाभारत बैच में मैं डाल दूंगा सब जिले का अलग अलग कि भैया कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, आप वहां से रट लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद खंडक आएगा, देखिएगा जो भी साहित्य हिंदी वाले छात्र छात्राएं हैं, पहली बात तो हमें संस्कृत के बारे में सर उतनी नॉलेज नहीं है, आपसे मैं बता दूं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। पता लगा का ठीक पढ़ दिए तो गलत हो जाएगा तो गाली से भर देंगे कमेंट, ठीक है ना, मुझे पता है, तो इसीलिए सर माफी चाहते हैं, हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं करेजा, लेकिन हाँ संस्कृत को छोड़कर कसम से सर एक भी टॉपिक बचेगा नहीं जो सर हम समझाएंगे नहीं सब, लेकिन हम वो इंपॉर्टेंट वाले संस्कृत आपके गद्यांश पद्यांश करवा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भैया कर लेना ये संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा ना, तो एक आठ अंशाल भी है और एक सवाल भी मैंने किया है, तो जो अंशाल वो आप जो आप लिए होंगे साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, नहीं खरीदे हैं ठीक है, खरीद लेना जरूर, क्वेश्चन बैंक तो खरीद लो। तो जो क्वेश्चन बैंक महाभारत बैच से महंगा मिलेगा, महाभारत बैच तो 101 रुपए में है, क्वेश्चन बैंक 150 का आएगा, ठीक। तो ये है आप कर लेना इसका, अथवा में ये भी है अतीते से लेकर वर्तते तक, जिसका मैंने संदर्भ और यहाँ पे अनुवाद किया है। उसके बाद ये संस्कृत का श्लोक आएगा, दो आएगा, एक उदेत से लेकर कहाँ तक, महता के रूपता तक है, अथवा में मत्ता से लेकर सुनिंद्र ये है, और इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद है, इसको कर लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना आएगा। पहला क्या है, वर्षा काले के मत्ता मंताह भवंती, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा कले काले गजाह मंताह भवंती। अगला है दुर्योधन कह आसीत, तो दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र आसीत। उसके बाद अगला यहाँ पे मालवीय कुत्र अध्यापनम अर्बधवान, तो इसमें लिखेंगे मालवीय प्रयागस्य राजकीय विद्यालय अध्यापनम अर्बध्यवान। अगला यहाँ पे का भाषा है सर्वासाम आर्य भाषाणाय जननी, तो इसमें लिखेंगे संस्कृत भाषा है सर्वासाम आर्य भाषाणायाम जननी। अगला यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार आएगा, हर सेट में एक रस एक छंद एक अलंकार करते चले जाएंगे, आपका हो जाएगा शांत अथवा अवासल रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। सर लिखेंगे शांत रस की परिभाषा और उदाहरण, तो इसकी परिभाषा शांत रस का क्या हो जाएगा, शांत रस वह रस है जो वैराग्य शांति और आत्म तृप्ति के भाव से ओत प्रोत होता है, उसे हम लोग शांत रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है सर, सम यानी कि वैराग्य होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म योगी भव, जीवन को उन्नत कर शांत रस में रम जाओ, दुख सब हो दूर कर।
अगला है आपका अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का मैंने लिया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जब एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है तो वहां सर अनुप्रास अलंकार होता है या अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यह ध्वनि के माधुर्य को बढ़ाता है। कौन? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? चंचल चपल चमक चकाचौंधी चमचम चमके चंद्र किरण झिलमिली। अगला है यहाँ पे ग वाला, समय अथवा बरौ छंद की परिभाषा से सहित उदाहरण लिखिए। मैं बरौ छंद का यहाँ पे परिभाषा तो दिया हूं, अगर आपको उदाहरण कोई और याद करना है तो उसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा सर बरौ छंद का परिभाषा? बरौ में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में पहले यानी तीसरे में अंत में जगड़ यानी कि लघु, गुरु और लघु यानी कि यति होता है। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ पे रामचरितमानस यह सागर गंभीर है, ज्ञान का खजाना इसमें अपार छिपा है। जो कोई पढ़ेगा इसको, जो कोई पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा नहीं सब पढ़ेगा, जो कोई पढ़ेगा इसको सब दुख उसका मिटेगा। भक्ति का सागर है यह, इसमें सब कुछ मिलता है। तो इसको कर सकते हैं, या फिर अपना कोई एक आध उदाहरण आपको अच्छे से याद है उसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अच्छा, निबंध लेखन वाला मैं आपको बता दूं, निबंध और पत्र लेखन वाला, तो जो आप बच्चे जितने भी हैं साहित्यिक हिंदी वाले, तो आप महाभारत बैच में देखेंगे सामान्य हिंदी भी मैंने पढ़ाया है। तो सामान्य हिंदी के पेपर से निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश, पद्यांश और जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये पूरा और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। ठीक है ना, वहां पे आपका वो चीजें हैं, सेम टू सेम है आप दोनों का। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सदा जीवन उच्च विचार। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षा का महत्व पर निबंध करने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे? शिक्षा जीवन का वह आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। यह न केवल व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी सक्षम बनाती है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है और समाज में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका क्या करता है सर? निभाता है। शिक्षा के महत्व निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा हमें जरूरी होता है और सर सामाजिक विकास के लिए सर शिक्षा जरूरी होता है। इसमें अपने से लिखना है, जैसे हेडिंग डाल लीजिए सर व्यक्तिगत विकास के लिए, यानी शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए, खुद के विकास के लिए जरूरी होता है, लिख देंगे। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और यह उसे स्वयं के बारे में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। फिर अगला यहाँ पे लिखेंगे सर क्या? सामाजिक विकास के लिए, यानी कि शिक्षा समाज में एकता, सद्भाव लाती है। यह लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने का अवसर भी प्रदान करती है। शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक होता है और समाज सेवा में भाग लेता है। ठीक, और शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंट है आर्थिक विकास के लिए, यानी कि शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल और उत्पादक होता है। शिक्षा से देश का आर्थिक विकास होता है और गरीबी कम होती है। राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षित नागरिक ही किसी देश को मजबूत बना सकते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और देश की प्रगति में क्या करती है सर? योगदान भी देती है। उसके बाद आगे लिख देंगे शिक्षा के क्या क्या प्रकार हैं। तो शिक्षा केवल स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं औपचारिक शिक्षा, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में दी जाने वाली को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि घर, परिवार, सामाजिक और विभिन्न संस्थाओं में प्राप्त होने वाली जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक होती है। नॉन फॉर्मल शिक्षा यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का एक जो क्षेत्र होता है जिसे हम लोग नॉन फॉर्मल शिक्षा कहते हैं, जो कि कौशल विकास कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं वो होते हैं। अब शिक्षा की जो जो चुनौतियां हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि साक्षरता दर कम होना, लड़कियों की शिक्षा में असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और शिक्षा के लिए संसाधनों का अभाव होना। फिर लास्ट में लिख देंगे सर निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? शिक्षा मानव जीवन का वह आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। शिक्षा से व्यक्ति का ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त होते हैं जो उसे जीवन में
सफल होने में मदद करते हैं। हमें शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में देखना चाहिए और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका आएगा सर संधि विच्छेद। तो है में क्या कौन संधि विच्छेद है? हरे और ए संधि विच्छेद है। उसके बाद हाँ वनेत्रे में सर कौन सा संधि विच्छेद है? वने धन अत्र संधि विच्छेद है। हाँ राम्स राम्स राम चिरलत में कौन सा संधि विच्छेद है? भैया विसर्ग संधि विच्छेद है। मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ पता लगा गुरुदेव को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, मुझे उतनी संस्कृत अच्छे से नहीं आती। ठीक, कोई दिक्कत डोंट वरी, बट मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको दे दूंगा सेट पेपर। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आजीवनम, हाँ, और श्वेतांबरम और महासाय, हाँ महाशय। तो आजीवनम का सर क्या हो जाएगा विग्रह? इसका हो जाएगा सर जी आयु जीवनम च, यानी कि आजीवनम हो जाएगा, आयु जीवनम च हो जाएगा। और कौन सा समाज है सर? द्वंद्व समाज है। श्वेतांबरम का क्या हो जाएगा? श्वेतम अम्बरम यस्य का क्या हो जाएगा? श्वेतांबरम हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास है। और महाशय महा महाशय का क्या हो जाएगा? महत और असय हो जाएगा। इसमें बहुव्रीहि समास है। उसके बाद आएगा आपका पत्र लेखन। सर पत्र लेखन क्या आएगा? अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम को मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे जो सर पत्र करने वाले हैं वो सर करने वाले किस पर? नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखेंगे। सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे दिनांक, डेट डाल देंगे एग्जाम वाला, फिर लिखेंगे सेवा में मुख्य उद्यान निरीक्षक नगर निगम उत्तर प्रदेश से लिख लेंगे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश जो भी रहेगा। फिर विषय डालेंगे, विषय में क्या लिखेंगे? किस पर लिख रहे हैं? क्षेत्रीय पार्क के विकास हेतु अनुरोध हम लोग कर रहे हैं, तो बस वही इसमें डाल देना है। उसके बाद लिखेंगे मान्यवर सबने निवेदन है कि मैं अपने क्षेत्र का निवासी हूं और हमारे क्षेत्र में स्थित पार्क का वर्तमान स्थिति में रख रखाव अत्यंत दयनीय है। दयनीय मतलब खराब हो चुका है। पार्क की सुविधाओं की कमी और अनदेखी के कारण यह क्षेत्रवासियों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। पार्क में कई समस्याएं जैसे कि घास और पौधों की नियमित देखभाल नहीं की जा रही है, बैठने के लिए लगी बेंच टूट गई है, बच्चों के खेलने के उपकरण भी जर्जर अवस्था में है, प्रकाश व्यवस्था की कमी के कारण शाम के समय वहां पर जाना असुरक्षित हो जाता है, कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही पार्क के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो हम क्षेत्रवासी भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही के लिए हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। फिर भवदी अपना नाम अवश्य लिखिएगा, पता लिख दीजिएगा, धन्यवाद, बस काम खत्म। उसके बाद धातु प्रत्यय आएगा, तो जैसे कि यहाँ पे लिखित कृत्वा और यहाँ पे है द्रष्टव्य का धातु प्रत्यय, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया कौन सा धातु है कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने पूरा दिया है पीडीएफ में। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो एक एक करके आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके प्रत्यय वाला यहाँ पे मैंने किया है सर्वणीय, हाँ बंधु तम और बलवान का है, तो मैंने एक एक करके यहाँ पे सभी का किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, रेखांकित वाला संस्कृत का रेखांकित अंश वाला है, हालांकि पीडीएफ में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको बता ही दिए हैं सर संस्कृत वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बाकी तो हम पूरा क्लियर ही करा देंगे। वैसे पीडीएफ दे देंगे तो आप रट लीजिएगा, बाहर नहीं आएगा, कुछ भी आएगा सब छाप देना है, काम खत्म, ठीक। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए अगर बच्चे जो नहीं किए हैं, जो यूट्यूब पे इसको आज क्लास दे रहे हैं, क्योंकि पहली क्लास हम यूट्यूब पे फ्री रखते हैं, ठीक है ना, महाभारत बैच की, क्योंकि स्पेशल चीजें आपको दे रहे हैं यार, पूरा पेपर ही हम आपको दे रहे हैं सॉल्व करके पीडीएफ। सोचिए आप किताब लेने जाते हैं सर, आप 150 रुपए देते हैं, तो 100 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती। कसम सर हम आपको वो चीजें दे देंगे, मटेरियल दे देंगे जो आपके बोर्ड में छपेगा। और साहित्यिक हिंदी हो या फिर सर सामान्य हिंदी, आर्ट वाले और साइंस वाले सभी के लिए बैच है। अपने भाइयों को भी बोलिए सर ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।